हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आपका स्वागत है। एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं हिस्ट्री और पॉलिटी का प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के पहले प्रश्न को। मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। तो हमें सारे सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होगा। पहला, यह भू राजस्व से संबंधित व्यवस्था थी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये गलत दिया हुआ है, ये मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित नहीं होगा। दूसरा बात करें तो यह सिविल और सैन्य व्यवस्था से संबंधित व्यवस्था थी। तो ये बात क्या दिया हुआ है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। तीसरा अगर बात करें तो इसकी शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। तो ये पॉइंट भी क्या दिया हुआ है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि मनसबदारी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो अकबर के द्वारा। लास्ट है, इसकी शुरुआत जहांगीर के द्वारा की गई थी, जो कि गलत है, अभी जाने अकबर के द्वारा। तो 2 और 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर। आपको पता होना चाहिए कि ये अकबर ने तो शुरू किया ही, और किस व्यवस्था को संगठित करने के लिए किया, ये भी ध्यान रखना है। वहीं आपको पता होना चाहिए कि निम्नतम पद यानी कि मनसब जो है कितने सिपाहियों के ऊपर था, तो 10 सिपाहियों के ऊपर था। 10 सिपाहियों के ऊपर था। तो ये इसमें आपको ऐड ऑन कर लेना है, पूछ लिया जा सकता है। वहीं आपको ये भी ध्यान रखना है कि अकबर के शासन काल में उच्चतम मनसब की अगर बात करें तो ये तो निम्नतम पद पर हो रहा है। उच्चतम मनसब की बात करें तो 10,000 तक हो सकता है। कितना तक हो सकता है, तो 10,000 तक हो सकता है। ये बात आपसे पूछ लिया जाता है। तो इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कथन वाले जो भी प्रश्न रहते हैं काफी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 2 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले की कुछ प्रमुख प्रस्तावों या योजनाओं को संबंधित वर्ष के आधार पर सही आरोही क्रम की पहचान करें। और आरोही मतलब क्या हो जाता है, बढ़ते क्रम। और बढ़ते क्रम में सबसे पहले हम किसको लेते हैं, जस्ट अपोजिट छोटे वाले को। ठीक, तो देख लेते हैं कि इसमें कौन सा आएगा। और अगर इसका हमें डेट ध्यान रहेगा तो हम लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक, तो वही बात करें, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पहले इसका राइट आंसर। क्यों होगा ये भी आपको बता देते हैं। अगस्त प्रस्ताव पहले, फिर क्रिप्स प्रस्ताव, फिर सीआर फॉर्मूला, और फिर कौन होगा, पेवेल योजना। किस क्रम में ये होगा, आरोही क्रम में। ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक, वहीं अगर बात करें तो एक पॉइंट इसमें आपको ये भी ध्यान रख लेना है कि अगस्त प्रस्ताव की असफलता के बाद अगस्त प्रस्ताव आपको पता है किसको कहा जाता है, ये भारत छोड़ो आंदोलन को ही कहा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन को ही कहा जाता था क्या, अगस्त प्रस्ताव। ठीक, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। वही बात करें क्रिप्स प्रस्ताव का, तो क्रिप्स प्रस्ताव ने अपना प्रस्तुत कब किया था, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो 30 मार्च 1942 को। और भारत छोड़ो आंदोलन भी कब का है, तो 9 अगस्त 1942। और ये 30 मार्च 1942 से क्या ध्यान आपको रखना है, किसने, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। स्टैफोर्ड क्रिप्स ने क्या किया था, अपना प्रस्ताव जो है इस दिन प्रस्तुत किया था। तो ये आपसे पूछ लिया जा सकता है। वहीं आपको पता होना चाहिए इसमें 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर और एबी अलेक्जेंडर पूरा रूप, और कौन थे, पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, पूछ लिया जा सकता है। और सीआर फॉर्मूला का मतलब क्या हो गया, 1944 में। ये कब की बात है, तो 1944 की, जिसको सीआर फार्मूला यानी
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की बात हो रही है। राजगोपालाचारी जिन्होंने जिसे मतलब क्या किया था, स्वतंत्रता प्राप्ति में आने वाली जो भी अड़चन थी उसके दूर करने के लिए ये एक सूत्र प्रस्तुत किया था जिसको CR फॉर्मूला कहा गया। क्या कहा गया? CR फॉर्मूला। और वहीं आपको पता है कि 1945 की बात है जब क्या हुआ, बेबेल योजना प्रस्तुत किया गया लॉर्ड बेबेल द्वारा। तो ये भी आपको क्या कर लेना है, ध्यान में रख लेना। तो 42, 43, 44, 45 जो भी था उसके अनुसार हमें आरोही क्रम में यहाँ पे दर्शाना था, वही तो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत प्रशासन में दीवान एक कोई विभाग से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करे। देख लेते हैं किससे संबंधित, तो दीवान एक कोई विभाग, ये बात आपको होगी। तो ध्यान रखिएगा इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, क्या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा? तो नहीं, तो एक नंबर तो गलत हो गया। तो जहाँ एक है उसको गलत करिए। वहीं बात करें इसकी शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई थी, तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो 2 नंबर कहाँ कहाँ आ रहा है, फिर से देखिए बी ऑप्शन में 2 का कोई जिक्र ही नहीं है, तो या तो सी आंसर होगा या फिर डी आंसर होगा। तीसरा बात करें सैन्य मामलों का विभाग, तो ये सैन्य मामलों का विभाग क्या है, नहीं था। तो फिर किस मामलों का विभाग था, कृषि मामलों का विभाग। तो ये बात क्या है, सही दिया हुआ है। कौन कौन सही हो गया, तो एक तो 2 नंबर और एक 4 नंबर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। किससे संबंधित, तो दीवान एक कोई विभाग से, यही आपसे पूछा जा रहा था। और इसका मुख्य उद्देश्य था राज्य की ओर से सीधी आर्थिक सहायता देकर कृषि योग्य भूमि को विस्तार करना था। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर ले तो कई बार पूछ लेता है कि दिल्ली से दौलताबाद जिसको देवगिरी कहते थे, देवगिरी। ठीक, और फिर उसको पुनः बात करें दौलताबाद से क्या किया था, दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया था। किसने, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही। और ये कब का, तो 1326 से 27 ईस्वी के बीच। तो ये एक पॉइंट आपके इसमें क्या कर लेना है, ध्यान में रख लेना है। ठीक, चलिए चौथे नंबर पर, और क्लास को लाइक जरूर कर दिया करिए। 4 नंबर प्रश्न क्या है, दिल्ली सल्तनत में ऊ नहीं जी, उस्र होना है, यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, उस्र कर लीजिएगा। उस्र किस प्रकार का कर था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो था भूमि कर था, कैसा कर था, तो भूमि कर, ये पूछ सकता है आपसे। चूंकि दिल्ली सल्तनत की बात आई है तो एक और कर ध्यान रखिएगा, खराज कर और कौन, भूमि कर। भूमि कर जो कि किसको बोला गया, उस्र को। उस्र किस प्रकार का कर था, तो भूमि। तो ये ध्यान रखना है कि खराज और उस्र दोनों जो है क्या है, भूमि कर है। इस तरह हो सके अगला बार उस्र की जगह आपसे खराज कर के बारे में पूछ ले, तो ये भी क्या है, भूमि कर ही है। वहीं अब एक मन में डाउट आएगा कि खराज कर क्या था। खराज कर की अगर बात आई है तो खराज कर पहले तो जान गए कि ये क्या था, भूमि कर था। लेकिन ये भूमि कर था जो, ध्यान रखिएगा, हिंदू सामंतों का मतलब हो गया कि गैर मुस्लिम से तथा किससे वसूल किया जाता था, तो किसानों से। खराज कर किसानों से वसूल किया जाता था। तो ये एक पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट बनने वाला है। उसी तरह से उस्र भी क्या था, भूमि कर ही था। उस्र भी क्या था, भूमि कर था। और उस्र उस भूमि से वसूल किया जाता था जो क्या होता था, मुसलमानों के अधिकार में होता था। मुसलमानों के
अधिकार में होता था। शॉर्ट रूप में हम लिख दे रहे हैं, आप चाहे तो पूर्ण सेंटेंस के रूप में लिख लिया कीजिए। ठीक, वहीं आपको पता होना चाहिए कि और क्या आपको ध्यान रख लेना है, चूंकि दिल्ली सल्तनत का बात आया है, दिल्ली सल्तनत का, तो अगर इसके आय का आपसे मुख्य साधन पूछे तो दिल्ली सल्तनत की आय के जो थे 5 मुख्य साधन थे। हो सके आपको एग्जाम में दे दे, पूछ दे इनमें से कौन नहीं था, तो पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन था। तो उसमें पहला नंबर पे ही आता है कौन कर, खराज कर, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ लिए। दूसरा एक हुआ उस्र कर, ये भी हम लोग पढ़ लिए। तीसरा जो होता था जजिया कर, जो कि गैर मुसलमानों से ही वसूल किया जाता था। और चौथा कौन कर था, ये सब मुख्य साधन थे, खम्स। और पांचवा जो लास्ट हो जाएगा वो था जकात। तो ये पांचों का नाम आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक, और बिहार शिक्षक भर्ती वाले पूरा क्लास जरूर देखा करें, एक एक प्रश्न आपके लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। व्यापकता का सिद्धांत नीति किसने तैयार किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो ये आपको तो हम कई बार पढ़ा चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री के सेशन में ही। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा। कब लाया गया था व्यापकता का सिद्धांत इसके द्वारा, तो 1848 में। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। और डलहौजी ने इसी हड़प नीति के तहत किसको, सतारा को सर्वप्रथम कब, तो 1848 में ब्रिटिश भारत में विलय किया था। ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए। वहीं 1849 में बात करेंगे तो जैतपुर को, ये कई बार आपको हम डिटेलिंग से बता चुके हैं। और जैतपुर को और किसको, संबलपुर को। तो इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से ये एक है। उसी तरह से और हड़प नीति के तहत आपको ध्यान होगा 1850 में किसको, बघाट को। 1852 में किसे, तो उदयपुर को। और क्या कहता है, और किसका जाना जरूरी है, 1853 में हो जाएगा झांसी को। और 1854 की अगर हम बात करें, 1854 को, तो नागपुर। ये सब क्या है, हड़प नीति के तहत ब्रिटिश भारत में विलय कर लिया गया था। और ये बार बार आपसे पूछता है। ठीक, और ये बात आपको और भी ध्यान होना चाहिए कि 1856 में कुशासन के आधार पर, किसके आधार पर, तो कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, अवध को मिला लिया था, अवध को मिला लिया गया। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, मिला लिया गया। तो एक एक प्रश्न हिस्ट्री और पॉलिटी के महत्वपूर्ण हैं, ध्यान जरूर दिया कीजिए। भारत में नवीन मुसलमान वर्ग की शुरुआत किससे मानी जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये शुरुआत जो है उलुग से मानी जाती है। किससे, उलुग से मानी जाती है। ठीक, वहीं आपको पता है क्या पूछा गया है, नवीन मुसलमान वर्ग की शुरुआत। तो ये चीज़ आपको इसमें क्या कर लेना है, ध्यान में रख लेना है। वहीं उलुग खां और उसके, इसके यहीं पर सामने ही लिख देते हैं कि उलुग खां और उसका जो अनुयायी दिल्ली में नवीन मुसलमान के नाम से क्या हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था। तो इसीलिए तो इसकी शुरुआत इसी से मानी जाती है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि नवीन मुसलमान का विद्रोह जो है किसके शासन काल में हुआ था, ये एक प्रश्न इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय, किसके समय, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में हुआ था, शासन काल में। जो प्रश्न है वो तो जरूरी है ही,
लेकिन जो सॉल्यूशन दिया जाता है वो ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और क्लास को लाइक भी कर दिया कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात के निर्णय में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? कई बार आपको अच्छे से पढ़ा भी चुके हैं, फिर से प्रश्न आ चुका है, तो ध्यान दीजिएगा। ये पूछा गया है कि प्रस्तावना भाग नहीं है, तो ये हुआ था बेरुवाड़ी संघवाद में। किसमें? बेरुवाड़ी संघवाद 1960 का निर्णय से। ये इसमें आपको ध्यान में रख लेना है। वहीं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, जो कि 1973 की बात करें, तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के प्रस्तावना में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। यहाँ हमसे भाग नहीं है पूछा गया है। अगर भाग है पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 हो जाएगा। यही आपसे पूछा जा रहा था। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। और ये चैनल संबंधित जानकारी तो इसको आप लोग देख लिया कीजिए। साथ ही साथ आपका इस क्लास से या कोई भी क्लास से संबंधित प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें। ये भी बताएं क्लास आपको कैसी लगती है और भी किस सब्जेक्ट का क्लास लाया जाए। और जीके जीएस की तैयारी को बिहार शिक्षक भर्ती वाले यहाँ से जुड़ के मजबूत बना सकते हैं, तो सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब कर सॉरी। और बाकी आप लोग क्लास को लाइक शेयर भी कर दिया कीजिए। 18वीं सदी में भारतीय इतिहास में कुल कितने कर्नाटक युद्ध हुए थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहले तो ध्यान रखना कि कैमी सदी, तो 18वीं सदी। और कर्नाटक युद्ध पूछा जा रहा है तो ये 3 हुआ था। कितना हुआ था? 3 हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। किसके किसके बीच? तो भारत में अंग्रेज के बीच, भारत में अंग्रेज और किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच ये 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर रखना है। वहीं प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें, मिलान के रूप में भर भर के पूछ लिया जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसका अगर बात करें तो 1746 से 48, ये चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए। और ये भी पूछता है कि ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था एक्सला सापेल की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो ईस्वी के साथ साथ इसका संधि भी जानते चलिए कि किस संधि के तहत ये समाप्त हुआ था और कब। तो 1748 में ये संधि हुआ था। वहीं दूसरा कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करें तो दूसरा कर्नाटक युद्ध तो ये हुआ 1749 से क्या 54 तक। ठीक। और दूसरा कर्नाटक युद्ध की बात करें, ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो ध्यान रखिएगा कि पांडिचेरी के साथ, पांडिचेरी की संधि। कौन संधि? तो पांडिचेरी की संधि आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक। वही बात करें और क्या ध्यान रख सकते हैं। अब बचा क्या? तीसरा कर्नाटक युद्ध। तो तीसरा को क्यों छोड़ना है, तीसरा भी देख ही लेते हैं। तीसरा कर्नाटक युद्ध, और आप लोग भी नोट डाउन कर लिया कीजिए। तो ये हुआ था 1756 से 63 तक, यानी जिसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कह देते हैं। कौन सा युद्ध कह दी? चूंकि 7 सालों तक चला था ये युद्ध, तो सप्तवर्षीय युद्ध। और ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ था तीसरा? तो पेरिस की संधि, पेरिस की संधि। ठीक। चलिए आगे की ओर देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? आपसे खिलजी वंश का अंतिम शासक पूछा जा रहा है, अंतिम शासक पूछा जा रहा है, ये ध्यान देना है। तो इनमें से जो हो जाएगा कुतुबुद्दीन मुबारक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। वही बात करें तो इसमें आपको और क्या ध्यान रखना है कि और क्या पॉइंट बनेगा। उसी तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं कि कुतुबुद्दीन मुबारक जो था अयोग्य, योग्य नहीं, अयोग्य, विलासी शासक,
ये हीन व्यक्ति के लिस्ट में आता था। कौन? तो कुतुबुद्दीन मुबारक। तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है। और ये एक किसका एक मंत्री था, वो मंत्री का आपसे नाम पूछ सकता है। क्या नाम था उस मंत्री का? खुसरब। उसके प्रभाव में था ये। किसके प्रभाव में? तो खुसरब के प्रभाव में। तो मंत्री क्या किया? इसको मारकर दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर खुद बैठ गया। कौन? खुसरब। तो ये नाम आपसे पूछ लिया जा सकता है। पूरा नाम उसका था नसरुद्दीन खुसरब शाह। ठीक, उसी को शॉर्ट में खुसरब भी कह देते हैं। वही बात करें और क्या ध्यान रख सकते हैं, उसी तरह से एक पॉइंट और, गयासुद्दीन तुगलक शाह। गयासुद्दीन तुगलक की बात आएगी तो ये दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का क्या था? संस्थापक था और साथ ही साथ प्रथम शासक भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। बाकी आपको कई बार ये सब हम पढ़ा भी चुके हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जाना जाता है साइमन कमीशन के नाम से। तो ये चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। ठीक, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, ये नाम आपको क्या पहले से पता था? और वही बात करें तो और आपसे क्या पूछ सकता है? देखिएगा, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाने में क्या हुआ था? जुलूस निकल गया था। और उसी में क्या हुआ था? लाला लाजपत राय एक नाम है जो बार बार पूछ लेता है। तो लाला लाजपत राय जो उन्होंने नेतृत्व किया था, और इनमें क्या हो गए थे? वो शहीद हो गए थे, क्योंकि उनको लाठी से चार्ज कर दिया गया था। और 17 नवंबर 1928 को क्या हो गई थी? उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भी आपसे पूछता है। और अगर आपसे पूछे कि जब साइमन लखनऊ पहुंचा तो उसके विरुद्ध किसके मतलब कौन नेतृत्व प्रदर्शन किए थे? तो वो नाम पूछ लेता है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ये नाम ध्यान रखिएगा इस तरह से कि जब साइमन लखनऊ पहुंचा तो उसके विरुद्ध पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में क्या हुआ था? प्रदर्शन हुआ था। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। आगे की चर्चा करेंगे। उच्चतम न्यायालय के नए ध्वज पर नया प्रतीक चिन्ह क्या है? पॉलिटी का भी प्रश्न आपको है। तो उच्चतम न्यायालय के नए ध्वज पर नया प्रतीक चिन्ह जो है, यतो धर्मस्ततो जय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये आपसे पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट बनेगा। वही बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 2 दिवसीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन के समापन के दौरान क्या किया था? न्यायालय के नए ध्वज और नया प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया था। तो ये आपसे पूछ सकता है। वहीं आपसे अगर पूछ ले कि उच्चतम न्यायालय, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख ही देते हैं, उच्चतम न्यायालय का इससे पूर्व आदर्श वाक्य क्या था? पूर्व का अगर पूछ दे तो पूर्व का था सत्यमेव जयते। जब पूर्व में पूछे तो, और यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन भी आपका मौजूद है। और ऑप्शन नंबर जो ए हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? यतो धर्मस्ततो जयो का मतलब, तो जहाँ धर्म है वहाँ क्या है? विजय है। ये इसका अर्थ होता है कि जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। और सत्यमेव जयते के बारे में ये भी पूछा गया है कि ये कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगर पूछे उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी?
तो स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। ठीक, और इस उद्घाटन की बात करें 28 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था। तो दोनों डेट आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न, आज लगता है हिस्ट्री का प्रश्न आपका इसमें ज़्यादा है, कोई बात नहीं, और भी क्लास कराए गए उसमें पॉलिटी हिस्ट्री का जो है प्रश्न बराबर है, तो एका क्लास में हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको रेगुलर मिलता रहेगा। अकबर के शासन काल में कर निर्धारण की कौन सी प्रणाली प्रचलन में थी? तो ध्यान दीजिएगा, दहसाला, गल्ला बख्शी और नस्क, ये तीनों जो थी क्या थी, इसकी प्रणाली प्रचलन में थी। किसके समय में? तो अकबर के शासन काल में। ये आपको ध्यान में रख लेना है। दहसाला नाम वाला जरूर ध्यान रखिएगा, चूंकि अकबर ने 1580 में इसका क्या किया था, नया प्रणाली लागू किया था। ये पूछता है आपसे। बाकी अगर बात करें तो और आप क्या ध्यान रख सकते हैं इसमें कि अकबर के शासन काल में, अकबर के शासन काल में भूमाप पर आधारित कर प्रणाली को क्या कहा जाता था, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो जब्ती प्रणाली कहा जाता था। क्या कहा गया था? जब्ती प्रणाली कहा गया था। और यही जब्ती प्रणाली का ही विकसित रूप क्या है, दहसाला है, ये भी ध्यान रखिएगा। वही एक पॉइंट यहाँ पर और नोट डाउन कीजिएगा कि औरंगजेब के शासन काल में नस्क प्रणाली, देखिए ऑप्शन सी में था नस्क, शुरुआत प्रचलन जो भी था अकबर के शासन काल में, लेकिन औरंगजेब के शासन काल में जो नस्क प्रणाली था, इसको बहुत ही अधिक क्या दिया गया था, प्राथमिकता दिया गया था। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि औरंगजेब के शासन में किस प्रणाली को, कर प्रणाली को प्राथमिकता दिया गया, तो नस्क प्रणाली को। तो ध्यान रखिएगा ये। चलिए 13 नंबर पे चलें, और हाँ लाइक कर दिया कीजिए, वीडियो को हाइप भी किया कीजिए। संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में निम्न में से किसने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है? ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में दिख सकते हैं डायरेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, ये कहा था केटी शाह ने। किसने? तो केटी शाह, जो कि संविधान सभा के क्या थे, एक प्रमुख सदस्य थे, और ये बिहार से भारतीय संविधान सभा के लिए चुने गए थे। कहाँ से? तो बिहार से। ये चीज़ भी आपको ध्यान में होना चाहिए। साथ ही अगर बात करें और क्या जानकारी, नीति निर्देशक तत्व, तो ये आपको कई बार पढ़ा चुके हैं, भाग 4 हो जाएगा। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 36 से 51 हो जाएगा। लिया कहाँ गया है? तो आयरलैंड से ये लिया गया है। ये सब तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं। उसी तरह से बात करें तो केटी शाह का तो कथन जान गए। एक किसमें है? टीटी कृष्णामाचार्य, टीटी कृष्णा स्वामी कीजिएगा इसको, टीटी कृष्णा स्वामी। तो टीटी कृष्णा स्वामी ने क्या कथन दिया था? इन्होंने कहा था कि ये क्या है, भावनाओं का, किसके बारे में? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा था कि भावनाओं का एक अस्थाई क्या है, कूड़ादान है। तो ये भी आपसे कथन के रूप में पूछ लिया जा सकता है कि इन्होंने फिर क्या कहा था। चलिए 14 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन लड़ाई अंग्रेजों की सिंध विलय अभियान से संबंधित है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो लड़ाई हो जाएगी कौन सी? मियानी की लड़ाई और हैदराबाद की लड़ाई। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका
राइट आंसर। ये दोनों किससे संबंधित है? तो अंग्रेजों की सिंध विलय अभियान से संबंधित है। वहीं आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन जो सिंध का विलय ये पूछता है कब? तो 1843 में। और किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था, ये भी आपसे पूछता है, तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में ये चीज हुआ था। ठीक उसी तरह से आपसे पूछ लिया जाता है कि सिंध विजय का श्रेय किसको जाता है? तो नाम ध्यान रखिएगा, ये जाता है किसको? नेपियर को, चार्ल्स नेपियर। ठीक पंजाब विजय का भी श्रेय किसको जाता है? तो उसमें आपको किसको ध्यान रखना है? पंजाब विजय का श्रेय की बात करेंगे तो उसमें आपको जाता है चार्ल्स नेपियर को। तो दोनों आपको क्या करना है? ध्यान में रख लेना। 1849 को डलहौजी ने पंजाब विलय की क्या की थी? घोषणा की थी। चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं। क्या अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो ये विलय वाला प्रश्न जरूर ध्यान रखिएगा, बार बार रिपीट होता है। आगे की बात करते हैं। ताइवान का आधिकारिक तौर पर नाम निम्न में से कौन सा है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, रिपब्लिक ऑफ चाइना कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? ROC। वहीं पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है यहाँ पर PRC, ये क्या है? चीन का आधिकारिक तौर पर नाम है। किसका है? चीन का। हमसे यहाँ ताइवान का पूछा गया था, ये हम जान ही गए। ठीक तो यहाँ पर और कुछ दिमाग लगाना नहीं है, जैसा प्रश्न उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। देखिए कितना लंबा चौड़ा प्रश्न है, चाहे ना इसका आप आंसर आसानी से कर देंगे। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि संघ की कार्यपालिका गतिविधि या प्रस्तावित विधायन के बारे में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचना उन्हें उपलब्ध कराएं। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 78 में। ये चीज आपको ध्यान में होना चाहिए। वहीं अनुच्छेद 74 में क्या ध्यान होना चाहिए? कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह के लिए, इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगा। ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 74 से संबंधित हो जाएगा। वहीं अनुच्छेद 75 की बात कर ले तो अनुच्छेद 75 की बात करें जो ऑप्शन बी में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है ये किनके द्वारा की जाएगी? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति से अनुच्छेद 75 संबंधित हो गया। और क्या था? अनुच्छेद 77 भी था ऑप्शन में मौजूद। तो इसमें कहा गया है कि भारत सरकार की जो समस्त सेंटेंस के रूप में आपसे ये भी तो पूछ सकता है, समस्त कार्यपालिका कार्यवाही जो है किसके नाम से की जाएगी? तो राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। ये बात भी आपको ध्यान में रख लेना है। और अगर यही कहता है कि संघ का सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होगी, तब वो अनुच्छेद 53 हो जाता है। तो प्रश्न ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है। 17 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? यहाँ आपसे राज्यपाल द्वारा पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 213, ऑप्शन नंबर सी। इसी में
राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का उल्लेख है। ठीक, अगर बात करें अनुच्छेद 123 की, तो इसमें राष्ट्रपति द्वारा, ये दोनों में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो राष्ट्रपति 1 2 3 और 2 1 3, तो राष्ट्रपति द्वारा 1 2 3 याद रह जाएगा आपको। ये लीजिए, बताइए ये क्यों भाग रहा है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का शक्ति का उल्लेख आपको 123 में मिलेगा। अनुच्छेद 132 में आपको क्या मिलेगा, ये है कि उच्च न्यायालय के बाद, यानी कि हाई कोर्ट के निर्णय के बाद, हाई कोर्ट के निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का उल्लेख, अपील करने का जो प्रावधान है ये आपको अनुच्छेद 132 में मिलेगा। और अनुच्छेद 231 में क्या है, इसमें है कि दो से अधिक राज्यों के लिए, 2 से अधिक, ये देखिए लंबा चौड़ा क्यों लिखते हैं, ताकि आप भी अपना नोट्स तैयार कर सकें और रिवीजन के लिए आपका अच्छा रहेगा। साझा उच्च न्यायालय क्या किया जा सके, स्थापित किया जा सकता है, स्थापित किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन, चारों का जान गए कि किसमें क्या उल्लेख है। आगे की प्रश्न को देखेंगे। फिर से ये चैनल संबंधित जानकारी आ गई है, तो इसको ज़रूर देखा कीजिए और साथ ही साथ सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हैं, चाहे आपको पीजीटी, टीजीटी या पीआरटी किसी में भी लगे हों, जीके जीएस के लिए आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, जहाँ एनसीईआरटी बेस्ड फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सॉल्यूशन दिया जाता है। सारे विषय का प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, आपको हर विषय का मिलेगा और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग भी आपका सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, साथ ही साथ लाइक भी करें, हाइप भी करें और कोई कमेंट हो तो कर दिया करें। बढ़ेंगे आज के हिस्ट्री और पॉलिटी के अगले प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न, 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बताइए। आपको तो पूरा अधिवेशन पढ़ा चुके हैं, बार बार बोल रहे हैं, जाके देख लिया कीजिए। तो ये कौन हो जाएंगे, 1931 का सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। और ये अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था 1931 वाला, तो कराची में हुआ था, कराची में हुआ था। किसी न किसी रूप में ये प्रश्न रिपीट होते रहता है, एक चीज ध्यान जरूर रखिएगा। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था, मौलिक अधिकार संबंधित जो प्रस्ताव है वो पारित हुआ था, इसलिए भी इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। संबंधित प्रस्ताव क्या हुआ था, पारित हुआ था, ये पूछता है। और 1933 में कांग्रेस की अधिवेशन कहाँ हुई थी, 1931 के बाद बात करेंगे 1933 वाला का। तो ये कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था कहाँ, कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो यहीं पर लिख देते हैं नेल्ली सेनगुप्ता ने। तो ये नेल्ली सेनगुप्ता कहाँ से हो जाएंगे, 1933 वाला कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। ठीक, वहीं बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने का बाद क्या बने थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये सब डिटेल में आपको पढ़ा चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे तो 1938 में हरिपुरा और 1939 में क्या, त्रिपुरी, दोनों कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। और किसको हरा के, तो पटावी सीतारमैया को पराजित करके ये बने थे, ये भी आपको पता है, पूछ लिया जाता है। आगे एक प्रश्न यहाँ पर आपके लिए, बाकी आगे प्रश्न अभी और है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी और कब की थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 19 नंबर पे चलते हैं। जौनपुर नगर की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा की गई थी, तो ध्यान दीजिएगा, ये भी किसके द्वारा किया गया था, तो फिरोज तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर बात करें इसके बाद
तो आप इसमें और क्या ध्यान रखते हैं कि जौनपुर राज्य की स्थापना जो है 1394 में किसके द्वारा करवाया गया था, तो मलिक सरवर द्वारा, मलिक सरवर द्वारा। तो ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, जौनपुर राज्य की स्थापना पूछेगा तो स्थापना। ठीक, ये पॉइंट भी ध्यान में रख लेना है। साथ ही साथ मलिक सरवर से एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि इसने सरकी वंश का भी स्थापना किया था। किस वंश का, तो सरकी वंश का स्थापना किया था। और मलिक सरवर, मलिक जो है उसको पूर्व की स्वामी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पूर्व का स्वामी का उपाधि उसको प्रदान था, मलिक सरवर को। तो ये आपसे पूछ लिया जा सकता है। वहीं फिरोज तुगलक द्वारा बात आई थी, तो इसने दिल्ली के निकट कई नगर स्थापित किए थे। उसमें से था फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला हो गया। एक तो जान ही गए जौनपुर नगर हो गया। ये सब नगर इसने क्या किया था, दिल्ली के निकट ही स्थापित किया था। और नाम ध्यान रखना है तो फिरोजाबाद, इसके नाम से ही तो आप मैच कर लेंगे। और था फिरोजपुर, फिरोजपुर, हिसार, हिसार, फतेहाबाद। ये सब नगर इसने ही क्या किया था, स्थापित किया था। तो ये भी आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। बार बार बोलते हैं एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है जो सॉल्यूशन दिया जाता है। तो क्लास को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और लाइक भी किया कीजिए। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो ये आया 1951 ईस्वी में। कब, तो 1951 ईस्वी में आया। ठीक, 1951 के ध्यान रखिएगा कि 1951 के विधेयक जो तत्कालीन कानून मंत्री थे कौन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, बी आर अम्बेडकर। इन्होंने ही संसद में, अनंतिम संसद में क्या किया था, इसको पेश किया था। ये भी पूछता है। हालांकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में कई बार संशोधन किया गया, जिसमें 1966, 2002, 2013, ये तीनों ईस्वी ध्यान आपको रख लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण बनेगा। और 1951 के पहले भी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 भी बना था, ये भी अभी आपको ध्यान में रख लेना है। और 1950 मतदाता सूची तैयार करना और सीट भरने का तरीका का प्रक्रिया निर्धारित करता है। लिखना नहीं है, बस जानकारी के लिए। सीधा सीधी आप ये ध्यान रखिए किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो 1951 में। आ गए हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। सिकंदर बुत्सिकन के नाम से विख्यात शासक निम्न में से कहाँ का शासक था, ये आपसे पूछा जा रहा है। सिकंदर बुत्सिकन, तो ये जो था कश्मीर का, कहाँ का शासक था, तो कश्मीर का शासक था। ये आपको ध्यान में रख लेना है। वहीं बात करें कश्मीर का शासक सिकंदर जो है शक्तिशाली शासक भी था, साथ ही साथ इस्लामी विद्या का पोषक था। इस्लामी विद्या का क्या था, पोषक था। ये एक पॉइंट इसमें आप ध्यान रख सकते हैं, कहने का मतलब। और इसमें ध्यान रखिएगा कि इसने हिंदुओं पर काफ़ी अत्याचार किया था और कश्मीर के ब्राह्मणों को या तो मुसलमान बना लिया या फिर कश्मीर से बाहर भगा दिया। इसने कई सारे मंदिर भी नष्ट कर दिए थे, जिसमें एक मंदिर था मारतंड मंदिर, ये नाम पूछ लिया जाता है। तो मारतंड मंदिर है जिसको भी इसने क्या किया था, नष्ट किया था। ये काफ़ी बार नाम पूछा जाता है। और मंदिर और मूर्ति ये तोड़ा, बहुत ज़्यादा तोड़ना, मतलब तोड़ता था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, बुत्सिकन। तो ये भी जानकारी होनी चाहिए कि इसको बुत्सिकन क्यों कहा जाता था। और इसके बाद इसका बेटा है, यानी कि इसका उत्तराधिकारी कौन बना था, अली शाह। अली शाह जो है गद्दी पर बैठा था और कुछ ही समय शासन किया था। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। वहीं कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, एक प्रश्न ये भी आपसे पूछ लेता है। तो कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था,
ये नाम ध्यान रखना है एक किसका, जैनुल आबिदीन, जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन कौन था, तो अली शाह का भाई जो था शाह खां, उसी मतलब उसी में जैनुल आबिदीन के नाम से इसी का भाई की बात कर रहे, जैनुल आबिदीन, जिसको क्या कहा गया, कश्मीर का अकबर कहा गया। तो आज का क्लास में इतना ही, बाकी अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तो सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट जो भी है कर दिया कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।